10 बज चुके थे। अस्पताल की शिफ्ट खत्म होने पर आयशा जब हॉस्पिटल से निकली तो शहर की उस सड़क पर रात की तारीकी और सुनसानी दूर तक फैली हुई थी। कहीं किसी गाड़ी की आवाज उस सन्नाटे को चीर देती तो वो सर उठाकर दाएं बाएं देखती और फिर अपनी शॉल को मजबूती से खुद पर लपेट लेती। वो तेजी से चलने लगती। घर हॉस्पिटल से करीब ही था, इसीलिए वो कदरे बेफिक्र थी। एक तंग सी गली में मुड़ते हुए वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंची और लॉक खोलकर जो ही अंदर कदम रखा तो किसी रोमांटिक इंडियन गाने की धुन उसकी समातों से टकराई। एक नागवारी का एहसास उसके पूरे बदन में फैल गया। गेट के पास उसके कदम जैसे थम से गए तो वो वहीं रुक गई। दुखी नजरों से उस कमरे के दरवाजे को देखा जो बंद था, मगर उस बंद दरवाजे के अंदर उसकी ढलती उम्र की मां अपने नौजवान शौहर के साथ मौजूद थी। घर वही था, लेकिन अब उसमें घर जैसा कुछ बाकी नहीं रहा था। उसकी मां के मध्यम मध्यम कह कहे इसके लिए करायत से बन गए। उसने गहरी सांस ली। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। उसकी आंखों के सामने वो लम्हा घूम गया जब उसने अम्मी को समझाने की कोशिश की थी कि शादी मत करना, लोग क्या कहेंगे, लेकिन उसकी अम्मी ने इसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। आज उसकी मां की हंसी में एक मसनूईपन था और उस मसनूईपन के पीछे उसका वजूद दब गया था। वो लम्हा भर खड़ी रही, दिल चाहा दरवाजा पीट दे, सब कुछ तोड़ दे, मगर फिर खुद को रोक लिया कि फायदा कुछ नहीं था। उसके और अम्मी के दरमियान फासले मजीद बढ़ जाने थे। वो अपने कमरे में आ गई जहां फैली तन्हाई उसके तन बदन से लिपट गई। वो पैर घसीटते दीवार पर अल्लाह के नाम की बड़ी सी फ्रेम के सामने जा खड़ी हुई। आंसू तवातुर से उसकी गालों को भिगोने लगे। घर क्या ऐसा होता है अल्लाह जी? रात के इस पहर नौजवान बेटी जॉब से आ रही है, मगर माँ अपने नौजवान शौहर की खुशनुदी में इतनी गर्क हो चुकी थी कि वो भूल ही गई कि उसकी एक कमारी बेटी भी उसके साथ रहती है, जो नौजवानी की सरहदों को अबूर कर रही है, जहां उसे मोहब्बत के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ की भी जरूरत है। इस मुश्किल वक्त में मैं बहुत अकेली सी हो गई हूं अल्लाह जी, कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। वो सिसक पड़ी। वो अपना जख्मी दिल लेकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती चली गई, यहां तक कि उसके दिल पर सुकूनियत सी उतरी। उसे लगा वो हल्की फुल्की हो गई है। उसने जूते उतारे, पर्स एक तरफ रखा और थकन से चूर वजूद को चारपाई पर गिरा दिया। आंखें बंद ही की थी कि घबरा कर पट से आंखें खोल दी। उसकी नजर फौरन दरवाजे पर गई जिसे उसने अच्छे से लॉक लगाया था। वो अब मुतमईन हो गई, मगर कुड़ कर सोचने लगी, क्या बदबख्ती है, अपने ही घर में महसूर होकर रहना पड़ता है। उसने चादर उतार कर तकिए के पास रखी, बाल खोले और जैसे ही तकिए पर सर रखा तो जब्त का बंधन टूट गया। गरम गरम आंसू तकिए में जज्ब होने लगे। वो दिन भर एक मजबूत सी लड़की बनकर गुजार देती, मगर रात के इस पहर वो छोटी सी बच्ची बन जाती थी जो अपनी माँ के आंचल में सर छुपाकर सोना चाहती थी। मगर अब उसके पास वो आंचल नहीं था। उसे अपने अब्बू याद आए। कैसा दिन था वो जब अम्मी ने तलाक के कागज पर दस्तखत किए थे। पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा था और वो 16 साल की मासूम लड़की हाथ में स्कूल बैग लिए ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर तलाक होती क्या है और तलाक के बाद अम्मी अब्बू अलग क्यों हो जाते हैं। वो रोने लगी। जब अम्मी ने उसका हाथ पकड़ा तो वो अब्बू की टांगों से लिपट गई। मुझे आप दोनों के साथ रहना है अब्बू, मुझे आपके बगैर नहीं रहना आता। लेकिन उसके अब्बू ने उसे नफरत से दूर धकेल दिया और उसके मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए बोले, जैसी माँ वैसी बेटी। फिर अम्मी को जलाली नजरों से देखकर कहा, ले जा अपनी गंदगी की पोट को, खुदा जाने मेरी औलाद है भी कि नहीं। ये जुमला कमसनी में इसके दिल पर ऐसा लगा कि वो रो भी ना सकी, ना कोई फरियाद कर सकी। उसके होंठ सख्ती से भेंच गई और कनपटी की रगें तन गई। अब्बू के ये अल्फाज उसके अंदर कहीं जहर बनकर बैठ गए, मगर उसके बावजूद उसका नन्हा दिमाग बस यही कह रहा था कि उसे बस अपने अब्बू के साथ रहना है। मगर उसे उस मासूम से ख्वाहिश पर मुसलसल धुतकार मिली और यूं उसे अम्मी के साथ ही जाना पड़ा, एक ऐसे घर में जहां अब मोहब्बत नहीं सिर्फ ख्वाहिशों का शोर शराबा था। अम्मी की नई शादी ने उसकी जिंदगी बदल दी थी, या यूं कहिए कि बर्बाद कर दी। अम्मी का शौहर जहांगीर उम्र में उससे महज 10 साल बड़ा था। जब वो पहली बार घर आया था तो आयशा ने सोचा था शायद अच्छा इंसान होगा, लेकिन वक्त ने जल्द बता दिया कि वो गलत थी। उसकी गंदी नजरें इसके वजूद का तवाफ करती रहती। इब्तिदा में वो समझ ना पाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी नजरों का मफहूम जान गई और अब उन नजरों की आंख मचोली से तंग होने लगी। लेकिन अम्मी खुश थी जैसे बरसों बाद जवानी लौट आई हो। लेकिन आयशा की जिंदगी खौफनाक तूफान में घिर गई, मगर उसकी अम्मी को कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी जिंदगी में मस्त थी। उनके कहकहों से घर गूंजने लगा तो वो खुद में सिमटने लगी। उसका सौतेला बाप अक्सर सरे आम अम्मी से मोहब्बत जताता। वो आसपास होती तो ज्यादा जोर से रोमांस भरी बातें करता अम्मी से, मगर देखता इसे। एक दो बार जब इसकी नजर जहांगीर पर पड़ी तो वो खज्जल सी हो गई। इसीलिए अब उसकी पूरी कोशिश होती थी कि जब जहांगीर घर पर हो तो वो अपने कमरे से बाहर ही ना निकले, तो जहांगीर को उसका यूं नजरअंदाज कर देना एक आंख ना भाया और उसने अम्मी से इसके रवैये की शिकायत की
تو اس کی امی نے اسے کئی بار سختی سے ٹوک کر کہا کہ جہانگیر سے اچھے طریقے سے پیش آیا کرو، اب وہی اس گھر کا سربراہ ہے، اور دیکھو تو کتنا اچھا ہے، تمہارے لیے ڈھیر سارے گفٹ لے کر آتا ہے، اور تم اتنی ناشکری ہو کہ تمہارے تو مزاج ہی ساتویں آسمان پر رہتے ہیں، تمہارے باپ سے لاکھ گنا اچھا ہے۔ امی کے منہ سے جب وہ اپنے ابو کا نام سنتی تو ایک ٹیس سی اس کے دل میں اٹھتی اور وہ بھڑک کر اپنی ماں سے لڑنے لگتی کہ بھلا میرے باپ اور جہانگیر کا کیا مقابلہ۔ تو اس کی ماں بھی ایک دم سے شعلہ بن کر سلگ جاتی اور ہاتھ نچا کر بولتی، تجھے بڑا اپنا باپ اچھا لگتا ہے تو جانا وہاں رہ، یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو امی کی بات سن کر اس کے پورے وجود میں چیونٹیاں سی دوڑنے لگتی۔ بڑا اپنے باپ کا دفاع کرتی ہے جو تجھے سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا، ارے سے تو اچھا جہانگیر ہے، اس نے تو کبھی تجھے برا بلا نہیں کہا، تیرے سر پر ہاتھ رکھا ہے، تیرے خرچے کے لیے الگ سے پیسے وہ تجھے ڈائریکٹ بھی دینا چاہتا ہے، یہ اور بات ہے کہ تو اس سے پیسے لینا نہیں چاہتی۔ ہاں تو میں کیوں لوں پیسے اس سے، اور کس حیثیت سے؟ باپ ہے تیرا، لیکن سوتیلا باپ ہے، وہ چڑھ کر بولی۔ سگے سوتیلے کا تو مجھے علم نہیں عائشہ، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ اس نے مجھے زندگی کا وہ سکھ دے دیا ہے جو مجھے تیرا باپ نہ دے سکا۔ اگر یہاں رہنا ہے تو ایک بات ذہن میں رکھ کر رہ کہ یہ جہانگیر کا گھر ہے اور اسے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ ایک دم رو پڑی، تو نہ جانے کیوں اس کی ماں کا دل پسیج گیا اور وہ اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ کیوں روتی ہے پگلی؟ تو وہ ایک دم سے روتی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، امی آپ کو کچھ نظر نہیں آتا کیا؟ جہانگیر کی نظریں، اس کی باتیں، اس کا گھٹیا رویہ شاید آپ نہیں جانتی، لیکن اس نے کئی بار میرے پرائیویٹ پارٹس پر ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ تو اس کی ماں کی آنکھیں پھیل گئی اور وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی جیسے کسی بچھو نے انہیں ڈنگ مار لیا ہو۔ عائشہ کو لگا شاید اب اس کی ماں کی غیرت جاگ گئی ہو، لہٰذا وہ ساری باتیں جو جہانگیر کی وجہ سے وہ اتنے عرصے سے سہ رہی تھی وہ اس نے ایک ایک کر کے اپنی ماں کو جب بتانی شروع کی تو اس کی ماں ایک دم سے دوڑ کر دروازے کے پاس گئی اور دروازہ بند کر کے وہیں پر کھڑی ہو گئی اور پھر اس کی طرف انگلی لہرا کر بولی، چپ کر جاشی، خبردار جو تیرے منہ سے ایک لفظ اور جہانگیر کے خلاف نکلا تو میں بھول جاؤں گی کہ میں تیری ماں ہوں۔ اگر چھت مل گئی ہے تو قدر کر، ارے وہ آزاد خیال آدمی ہے، تیرے باپ کی طرح گھٹی ہوئی ذہنیت نہیں ہے، اگر تیرے ساتھ کچھ ہنس بول لیتا ہے تو کیا برائی ہے اس میں؟ امی، وہ صدمے سے سر ہلانے لگی، وہ ہنستا بولتا نہیں ہے، بلکہ وہ حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہی جائز سمجھی جاتی ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی، یا آپ جان پوچھ کر نہ سمجھ بننے کی کوشش کر رہی ہیں؟ اگر تجھے جہانگیر اتنا ہی برا لگتا ہے تو اپنے باپ کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ پیچھا چھوڑ نہ میرا، مجھے اپنی زندگی گزارنے دے۔ امی کی باتیں سن سن کر اس کی بس ہو جاتی، وہ جانتی تھی اب اس کی ماں صرف جہانگیر کی بیوی بن کر سوچتی اور سمجھتی ہے، لیکن جہانگیر اس کے لیے صرف شیطان ہے اور اس کے مکروہ عزائم بالکل واضح ہیں، بس اسے موقع کا انتظار ہے، اور جس دن اسے موقع مل گیا تو اس کے آگے سوچنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ جب بھی وہ رات گئے اسپتال سے واپس آتی تو وہ اکثر لاؤنج میں بیٹھا ملتا چائے کے مگ کے ساتھ، اور امی مزے سے سوتی پڑی ہوتی، لیکن اس کی شیطانی نظریں جیسے اس کے ہی انتظار میں جاگ رہی ہوتی۔ آ گئی نرس بی بی، تھک گئی ہوگی، آؤ بیٹھو چائے پی لو، اور وہ بنا بات کیے اپنے کمرے میں چلی جاتی تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ جاتا، اور یہ سب سے مشکل وقت ہوتا۔ ایسے میں وہ باتھ روم میں گھس جاتی اور جب تک یقین نہ ہوتا کہ وہ کمرے میں نہیں ہے وہ باہر نہ نکلتی۔ امی کو جب بتاتی تو وہ کہتی، پورا گھر اس کا ہے، جہاں دل کرے گا آئے گا جائے گا، تمہیں زیادہ مسئلہ ہے تو ہاسٹل میں رہ لو۔ اور امی کی انہی باتوں کی وجہ سے اس نے ہاسٹل کی کوششیں شروع کر دی تھی، اور اب یہ بات اسے مکمل طور پر سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اب کبھی بھی جہانگیر کی شکایت نہیں لگا سکتی، کیونکہ اب اس کی امی جہانگیر کی ہر بات کا دفاع کرتی تھی، لیکن اپنی بیٹی پر یقین نہیں رکھتی تھی، اسی لیے اس نے جاب شروع کر دی۔ اس نے سوچا تھا کہ نوکری کر کے خود کفیل ہو جائے، چنانچہ اسپتال میں نرس کی جاب کر لی، حالانکہ اس کے دل میں خوف تھا کہ وہ نازک مزاج لڑکی مریضوں کے خون، تکلیف اور موت کے منظر کیسے برداشت کرے گی، لیکن اب یہی جاب اس کا سہارا بن چکی تھی۔ اسے اپنے خرچ کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں تھا، خاص طور پر اس شخص کے سامنے تو ہرگز نہیں جس کے ارادوں پر اسے شک تھا۔ اس نے اپنی ہر روز کی سوچوں سے گھبرا کر تکیے میں منہ چھپا لیا، مگر امی کے کمرے سے مدھم کہہ کہے اور موسیقی کی آوازیں سن سن کر اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اس کا دل جلنے لگا، وہ سوچنے لگی کتنی افسوسناک بات ہے کہ امی کی جوان لڑکی بننے کی شدید خواہش نے انہیں ممتا کے مقام سے بھی گرا دیا ہے۔ جس محبت کے لیے امی نے سب کچھ چھوڑا وہ سچی محبت نہیں ہے، بلکہ وقتی جذبات کا وہ دھواں ہے جو ایک دن سب کی سانس جکڑ لے گا۔ اس نے خود کو چادر میں لپیٹا، اس کی پلکیں بوجھل تھیں مگر دماغ جاگ رہا تھا۔ ماضی کا ایک ایک منظر فلم کی طرح چلنے لگا، ابو کی آواز، امی کے آنسو، عدالت کا دروازہ، اور پھر وہ لمحہ جب جہانگیر ان ماں بیٹی کی زندگی میں داخل ہوا جس نے اس کی ماں کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ عورت
जो कभी नमाज रोजे की पाबंद थी, अब आईने के सामने घंटों मेकअप करती थी, जो कभी खाने के लिए हलाल हराम का ख्याल रखती थी, अब जहांगीर की मोहब्बत में इतनी अंधी हुई कि अब्बू से तलाक लेकर उससे शादी कर ली। अब कई आंखें थी जिनमें इन माँ बेटी के लिए तमस्खुर था, मगर अम्मी समझती ही नहीं थी। वो इन सोचों के दरमियान सोने की तगोदो करने लगी। अगली सुबह शदीद जाड़े में वो उठकर अलशिफा हॉस्पिटल पहुंची। आज उसकी ड्यूटी मेल वार्ड में थी, लेकिन अस्पताल के एक प्राइवेट रूम में बदतमीजी का ऐसा तूफान बरपा था कि तंग आकर आयशा तेजी से उठी, और जब उस रूम में दाखिल हुई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मरीज के बेड के गिर्द 5-6 नौजवान लड़के बैठे थे। कुछ खाने के डब्बे, मेज पर खाली बोतलें, अध खाया पिज्जा और बिरयानी की खुशबू हर सू फैली हुई थी। ये सब देखकर वो भौंच कर रह गई। ये सब क्या हो रहा है? वो तेज आवाज में जो ही बोली, सभी लड़कों की हंसी लम्हे भर को रुक गई। उनकी गर्दनें मुड़ी और एक साथ नजरें इस सफेद कोट में मलबूस, गुस्से से उबलती, कम उम्र मगर इंतहाई खूबसूरत सी लड़की पर जम कर रह गई। हाय कुर्बान, नर्सिस भी अप्सरा होती हैं। उनमें से एक ने सरगोशी की तो दूसरे ने उसे आंखें दिखाकर चुप करवा दिया। वो इन सरगोशियों से नाला चिढ़ सी गई और फाइल जोर से मेज पर पट गई। कोई सेंस है आप लोगों में? पेशेंट रूम में इतना शोर, हॉस्पिटल को पब्लिक पार्क समझा हुआ है क्या? कमरे में यकायक खामोशी छा गई। वो सब उसे देख रहे थे जैसे किसी नई तफरीह का सामान मिल गया हो। आयशा ने गहरी सांस ली, उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा करके बोली, चलो निकलो, शाबाश, फौरन। तो खिड़की के करीब बैठे लड़के की आंखों में हैरत उतरी। 6 फुट कद और बॉडी बिल्डर जिसामत का ये लड़का, जो उन सब का लीडर ही लगता था, तेजी से एक ही जस्ट में खिड़की से उतरा, हाथ जेबों में डाले मुस्कुराते हुए ऐन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में शरारत के साथ साथ एक अजीब सी खुद पसंदी भी छुपी हुई थी। आपका नाम? उसने चिंगम चबाते हुए पूछा। क्यों, मेरे नाम से क्या मतलब है? आयशा तबकर बोली, शिकायत लगानी है। वो लड़का मुस्कुराती नजरों से इसे दिलचस्पी से देखने लगा। जरूर, सामने दाएं हाथ मुड़कर हेड इंचार्ज का ऑफिस है। वो बगैर डरे इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली तो वो मुस्कुराकर दूसरी तरफ देखने लगा। फिर जब उसकी तरफ देखा तो इसकी मुस्कुराहट गायब थी। इंप्रेसिव। वो बबल गम चबाते हुए उसे घूरने लगा। उसका रंग सांवला, मगर उसकी पुरकशिश आंखों में एक खास धौंस थी। उसकी कमीज की आस्तीनें चढ़ी हुई थी, जैसे उसे ड्रेसिंग के जाब्तों से कोई गर्ज ना हो। चेहरे पर वही बेफिक्री थी जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जिन्हें यकीन हो कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो इस खुसीली सी लड़की को चिढ़ाते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोला, ये तो तड़ियां भी लगाती हैं। तो उसके दोस्त हंसने लगे। बाय द वे, मुझे अल्तमिश कहते हैं। तो मैं क्या करूं? वो बेपरवाही से बोली, बराए मेहरबानी रूम खाली करें। क्यों, रूम आपके अब्बा का है? बबलगम फुलाते हुए वो बोला तो आयशा फट पड़ी। शट अप, बहुत बदतमीज हैं आप। आपको किसी ने तमीज नहीं सिखाई? तमीज आप सिखा दें, यकीन कीजिए मैं शौक से क्लास लूंगा। तो उसकी बात पर उन सबकी हंसी निकल गई। वो जिद सी हो गई। आप लोग न जाने किस जगह से उठ कर आए हैं कि इतनी सी बात आपके भेजे शरीफ में नहीं आ रही कि पेशेंट के पास शोर शराबा नहीं करते। तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए अपने दोस्तों को सरगोशी में बोला, मैडम को शोर पसंद नहीं है, आहिस्ता बोलो। फिर बुलंद आवाज में बोला, मैडम इतना वॉल्यूम ठीक है, वैसे आप हुक्म करें तो इस खिड़की से बाहर छलांग लगा दें। इस बात पर उसके दोस्त गला फाड़ कर हंसने लगे। उस पल आयशा ये बात जान गई कि उनसे मजीद बात करना सिर्फ और सिर्फ वक्त का जिया है। वो खामोशी से आगे बढ़ी। उसने पेशेंट का बीपी चेक किया और फिर फौरन रजिस्टर में नोट किया। उसके हाथ एक लम्हे को रुके, मगर उसने चेहरे पर कोई रद्द अमल नहीं आने दिया। फिर हल्की आवाज में सिर्फ इतना कहा कि मरीज की हालत ठीक नहीं, सब बाहर जाएं। तो अल्तमश एकदम से बोला, हम आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। तो वो सवालिया नजरों से अल्तमश की तरफ देखकर बोली, शर्त यह है कि आपको हमारे साथ एक कप चाय पीनी पड़ेगी। अल्तमश की बात पर आयशा जिद हो गई। उसका दिल किया वो बेड के करीब पड़ी ट्रे इनके सर पर दे मारे, मगर उसने जब्त किया। उसके चेहरे पर सख्ती झलकने लगी, आंखों में थकन और गुस्से की आमेजिश थी। उसने कड़ी नजर अल्तमश पर डाली। इंतहाई कोई ढीठ हड्डी हैं आप, शर्म आनी चाहिए। अस्पतालों में हंसी मजाक नहीं किया जाता, यहां लोग जिंदगी और मौत के बीच लटक रहे होते हैं। कमरे में लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई। वो एकदम संजीदा सा हो गया, जबकि अल्तमश के दोस्तों ने बात बदलने के लिए हंसी मजाक शुरू किया, मगर वो अब हंस ना सका और फिर आंख से इशारा करते हुए सबको बाहर निकलने का कहा। वो सब चौंके, मगर बगैर कुछ कहे बाहर निकल गए। जो ही वो सब बाहर निकलने लगे तो उसने पलटकर पीछे देखा और फिर कमरे से निकल गया। जब दरवाजा बंद हुआ तो आयशा ने सुकून का सांस लिया और फिर दोबारा से फाइल पर झुक गई। जबकि कमरे से बाहर उसके दोस्त चहक रहे थे।
आज तो एक नर्स ने बॉस को चुप करा दिया। दोस्त उसे चिढ़ाने लगे, जबकि वो खामोशी से सिगरेट सुलगाकर धुआं हवा में उड़ाने लगा। वो हॉस्पिटल से घर पहुंची तो बारिश शुरू हो चुकी थी। वो अपने कमरे में आई और लेट गई। वो इतनी थकी हुई थी कि उसने कपड़े भी तब्दील ना किए। कमरे में मलगजा सा अंधेरा था। दीवार के कोने पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक इतनी वाज़ेह सुनाई दे रही थी जैसे वक्त खुद सांस ले रहा हो। बाहर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती और फिर खामोशी छा जाती। उसकी पलकें थकन से बोझल थी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर। उसने करवट बदली, चादर अपने कंधे तक खींची और सिकड़ सिमट कर लेट गई। वो दिल ही दिल में मुतमईन थी कि कल से वो हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएगी और रात का ये डर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। उसके कान में कभी कभी अम्मी के कमरे से आने वाली दबी दबी बातों की गूंज पड़ती और वो चादर में मुंह छुपा लेती। दिल चाहता कहीं चली जाए, किसी ऐसे घर में जहां सिर्फ सुकून हो, मगर उसके पास ना ठिकाना था और ना ही कोई रिश्ता। दुनिया के इस हुजूम में वो अकेली सी हो गई थी। कुछ देर बाद लाइट चली गई तो उसने मोबाइल फोन की टॉर्च ऑन कर ली, मगर अब पूरे घर में जैसे सन्नाटा तारी हो गया। हवा हल्की हल्की चल रही थी। खिड़की के शीशे से टकराते बारिश के कतरे सरगोशियां करते तो आयशा ने नींद के जरिए असर आंखें बंद कर ली। पता नहीं कब आंख लगी थी कि अचानक उसे नींद में लगा जैसे उसकी चारपाई जरा सी हिली हो। उसने घबराकर आंखें खोली। पहले तो ख्याल आया शायद ख्वाब में कुछ देखा हो, मगर फिर दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने चादर के अंदर से सांस रोके सुना। उसके कमरे के अंदर हल्की सी आहट थी, मगर बहुत मध्यम, जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। उसने झट से आंखें खोल दी। चादर चेहरे से हटाकर अंधेरे में देखने की कोशिश की तो खिड़की से आती चांद की हल्की रोशनी के बीच एक साया सा नजर आया। अपनी जिसामत से ये एक मर्द का साया था जो अब आहिस्ता आहिस्ता उसके बिस्तर के करीब आ रहा था। उसकी सांसें रुकने लगी। फिर अचानक वो साया ठहरा और चांदनी के हल्के अक्स में उसने देखा सामने जहांगीर खड़ा है तो इसके जिस्म में से जैसे सारी ताकत निकल गई। उसने चादर मजबूती से अपने ऊपर खींची। दिल धड़कने लगा, जबान जैसे बंद हो गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो शख्स जो उसकी मां का दूसरा शौहर है इसके कमरे में रात के इस पहर आखिर क्या लेने आया है। जो ही उसने अपना हाथ इसकी चादर पर रखा तो वो जोर से चीखी तो जहांगीर ने पूरी कुव्वत से इसके मुंह पर हाथ रख दिया और दूसरा हाथ इसकी कलाई पर रखकर इसके बाजू को बिस्तर से पिन कर दिया। अब वो चाहकर भी अपना बाजू ना हिला सकती थी और ना ही मुंह से आवाज निकाल सकती थी। जहांगीर अपनी चढ़ी हुई सांसों के साथ गुर्राते हुए मध्यम मगर सर्द आवाज में बोला, डरने की जरूरत नहीं है मेरी बुलबुल, बस यूं ही मेरे सामने लेटी रहो। वो खबासत से बोला तो इसकी सांसों की बदबू से आयशा का दिल मतलाने लगा। चादर के नीचे उसका बदन शिद्दत से कांप रहा था। उसने आयशा से अपने हाथ जो ही हटाए तो वो फुर्ती से उठकर बैठ गई और तकिए के पास रखा अपना दुपट्टा लेकर चारपाई से उतरी तो वो इसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। खबरदार, जो इस कमरे से एक कदम भी बाहर निकाला तो याद रखो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और फिर आगे बढ़कर उसने आयशा की कलाई को मजबूती से पकड़ा तो वो गुस्से से भड़क कर बोली, छोड़ें मेरी कलाई, आपको शर्म नहीं आती क्या? दूर हटकर भी बात की जा सकती है। ये बातें दूर हटकर ही तो नहीं की जाती ना मेरी जान, इसके लिए तो करीब आना पड़ता है। बंद करें अपनी बकवास, नहीं तो मैं अम्मी को जाकर बताऊंगी। अरे जरूर, जाकर अपनी मां को बताओ, अगर वो होश में आ जाए तो। वो आंखें फाड़े उसकी तरफ देखकर बोली, क्या मतलब है इस बात का? अरे वो बुढ़िया घोड़े गधे बेचकर सो रही है। मैंने उसे आज दूध में नींद की गोलियां डाल कर दी हैं। अब वो कल दिन चढ़े ही उठेगी तो फिर शौक से बता देना जो कुछ रात को तुम्हारे और मेरे दरमियान हुआ है, लेकिन उस वक्त तक मुझे मौका तो दो। उसकी मकरूह बातों पर आयशा खौफजदा सी हो गई। गोया वो एक दरिंदे के सामने इस घर की चार दीवारी के अंदर बिल्कुल तने तनहा खड़ी थी। उसकी घबराहट देखकर जहांगीर के होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। तुम जानती हो मैंने तुम्हारी अम्मी से शादी क्यों की? जब मैंने तुम्हें देखा तो बस देखता ही रह गया। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं आयशा। शर्म करें, अपना नहीं तो मेरे और अपने दरमियान इस रिश्ते का ही लिहाज कर लें। कौन सा रिश्ता मेरी जान? मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। वो मखमूर लहजे में बोला, अगर तुम साथ दो तो मैं तुम्हारी मां को अभी और इसी वक्त तलाक दे देता हूं, लेकिन तुम मुझसे शादी का वादा करो तो तब ना। आयशा को अब खौफ के साथ साथ उससे शदीद घिन महसूस होने लगी। बकवास बंद करो, अगर एक लफ्ज भी और कहा तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। अरे मैं तो चाहता हूं तुम अपना गुस्सा दिखाओ मुझे, वैसे भी तुम मुझे गुस्से में और भी मुश्तइल कर देती हो, बिल्कुल जंगली बिल्ली हो तुम। ये कहकर वो 2 कदम आगे बढ़ा तो आयशा घबरा कर पीछे हटी। देखो आयशा, तुम मुझे खुश कर दो तो यकीन करो मैं ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम माँ बेटी को सुख ही सुख मिलेगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी है। और अगर तुमने मेरी बात दिल से नहीं मानी तो यकीन रखो मैं फिर भी जबरदस्ती सब हासिल करके ही रहूंगा।
वो खतरनाक तेवर लिए उसे समझाते हुए देखने लगा तो आयशा का रंग सफेद पड़ गया। ये जुमले उसके कानों में खंजर बनकर उतरे। बस करें, एक लफ्ज मजीद मत बोलना, वरना मैं चीख चीख कर सारे मोहल्ले को जमा कर लूंगी। जहांगीर चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर जैसी तंजिया मुस्कुराया। चीखो मेरी जान, चीखो। इस बारिश में पहले तो तुम्हारी आवाज चार दीवारी से बाहर नहीं जाएगी, और अगर बिलफर्ज तुम्हारी आवाज बाहर चली भी गई तो कोई भी शख्स तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि तुम मेरे कमरे में नहीं बल्कि मैं तुम्हारे कमरे में हूं। किस किस को यकीन दिलाओगी कि तुमने मुझे अपने कमरे में अपनी मां को बेहोश करके नहीं बुलाया? तो वो उसकी अय्यारी पर कांप गई। ये कहकर वो एक लम्हे को रुका, फिर जो ही उसकी तरफ बढ़ा तो आयशा के घुटने जवाब दे गए। टांगे कांपने लगी। वो जिस दीवार के साथ अपनी कमर टिकाए खड़ी थी, उसी दीवार पर उसके अबाई के साथ रजाई सीने वाली सुई लटक रही थी। आयशा की निगाह उस पर जम कर रह गई। इससे पहले कि जहांगीर उसके करीब आता और उसके नापाक गंदे हाथ इसके जिस्म को छूते, उसने बिजली की सी तेजी से वो सुई अपने हाथ में पकड़ ली। जहांगीर उसे देखकर हंसा, और जो ही अपनी ताकत और मस्ती में गुम उसके करीब आया, उसने वो सुई पूरी ताकत के साथ उसके जिस्म में चुभो दी। एक चीख जहांगीर के मुंह से निकली और वो दर्द से दोहरा हो गया, मगर आयशा को अपनी इज्जत बचाकर भागने का मौका मिल गया। उसने बाहर निकलकर अपने कमरे की कुंडी लगा दी। अब वो दरिंदा बाहर नहीं आ सकता था। अंदर उसकी चीखों से पूरा कमरा गूंज रहा था। वो अपनी मां के कमरे में गई और उसे बेसुध सोता हुआ देखा तो बेबसी सी महसूस हुई। आपको अपनी जिंदगी मुबारक अम्मी, और हिचकियों से रोते हुए गेट खोलकर बाहर निकल गई। सर्द हवा के थपेड़े उसके जिस्म को छूने लगे। बारिश रुक चुकी थी और गली में घुप अंधेरा था, लेकिन अब उसे यह समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो जाए तो जाए कहां। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो टैक्सी करके हॉस्टल चली जाती, लेकिन उसका खौफ अब अज़म में बदल रहा था। उसके अंदर का कोई चीज टूट कर आजाद हो रही थी। वो आगे बढ़ी, मगर सामने से आती हुडी पहने, चेहरे पर मास्क चढ़ाए दो मर्दों को देखकर उसने रास्ता बदल लिया। वो जल्द अज जल्द मेन रोड की तरफ जाना चाहती थी। उसके पांव में चप्पल थी जो भागने के दौरान कई बार फिसलकर उसके पैरों से निकल जाती, मगर वो रुकी नहीं। एक अनजाना सा खौफ उसे अपने पीछे आता हुआ महसूस हुआ। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती, मगर अंधेरे में उसे कुछ खास दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन अपने पीछे आते कदमों की चाप उसे मुसलसल सुनाई दे रही थी। अब शक की तो कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं बची थी कि कोई उसके ताक़ुब में है। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पलट कर देखा तो वही हुडी वाला मर्द फासला रखकर उसके पीछे लगे हुए थे। आयशा के पैरों तले से जमीन से रख गई। या अल्लाह, अब ये कौन सी नई मुसीबत है? उसने रफ्तार तेज कर दी। वो अब शदीद खौफजदा हो गई। वो मेन रोड के साथ साथ भागने लगी। भागते भागते उसे एक मोड़ पर 2 मंजिला मकान नजर आया, जिसके दरवाजे पर गाड़ी खड़ी थी, जिसका इंजन चल रहा था। शायद किसी ने जाना हो, तभी उस घर का मेन दरवाजा भी खुला हुआ था। आयशा को यह खुला दरवाजा अल्लाह ताला की मदद लगी और वो एक लम्हा भी जाया किए बगैर उस घर के अंदर दाखिल हो गई। अंदर नीम तारीकी थी। दालान के बीच वो कुछ देर सांस लेने के लिए रुकी। उस लम्हे उसे घर के अंदर किसी की मौजूदगी का एहसास तो नहीं हो रहा था, मगर ये घर खाली भी नहीं लग रहा था। वो दाएं बाएं देख रही थी कि अचानक गेट के पास कोई आकर रुका तो इसका दिल चाहा जोर से चीख मारे, मगर जैसे आवाज गले में अटक गई। ऊपर की मंजिल की सीढ़ियां दिखाई दी तो वो गिरते पड़ते सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो मुड़ मुड़ कर पीछे भी देखती कि कोई आ तो नहीं रहा। दाएं हाथ जो कमरा नजर आया वो उसे खोलकर अंदर दाखिल हो गई। कमरे की नीम तारीकी में 0 वॉट का बल्ब रोशन था। उसने एक पल के लिए खुलकर सांस ली और दरवाजा बंद करके कमरे का जायजा लेने लगी, और फिर कमरे के बीच रखी कुर्सी के पीछे आकर छुप गई। मगर तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उस कमरे के वॉशरूम में नहा रहा हो। पानी के गिरने की आवाज पर उसकी सांस ऊपर की ऊपर ही रह गई। वॉशरूम में कोई है, ये सोचकर ही वो डर सी गई और आंखें फाड़े वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगी। ये जगह छुपने के लिए मुनासिब नहीं। वो फौरन उस जगह से उठी ही थी कि शावर की आवाज बंद हो गई तो इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। या अल्लाह, मैं कहाँ आ गई हूं? मेरे ख्याल से मुझे यहां से फौरन बाहर निकल जाना चाहिए। वो दरवाजे की तरफ लपकी, मगर उसी लम्हे वॉशरूम का दरवाजा खुला और एक साया बाहर आया तो आयशा फौरन पर्दे की ओट में हो गई। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था कमरे की खामोशी में वो साफ सुनाई दे रही होगी। उसके हाथ कांप रहे थे, हथेलियां पसीने से नम हो गई। कमरे में 0 वॉट के बल्ब की मध्यम जर्द रोशनी थी। वॉशरूम से निकला शख्स नहाकर निकला था। उसके बाल भीगे हुए थे और हाथ में तौलिया था। वो कमरे के बीच आकर